पेरू की राजधानी लिमा नगर के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट से होकर मेरा पैदल चलना जारी है। सुबह होटल से निकलकर चलना आरंभ किया है। अब तक 15 किलोमीटर के करीब चल चुका हूँ। इस बीच लिमा नगर की जनता, उनकी संस्कृति आदि को नज़दीक से जान पाया हूँ। यह उकायली स्ट्रीट है। यहाँ से सीधे चलते जाएंगे तो चाइना टाउन पहुँच सकते हैं। अबैन के एवेन्यू को पार किया। वहाँ से सीधे घरेलू सामग्रियाँ बेची जाने वाली दुकानों की ओर पहुँचे जाते हैं। बर्तने, रसोई के अन्य उपकरण से लेकर विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ। वहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर चाइना टाउन का प्रवेश द्वार नज़रों के सामने आता है। ये लिमा के चाइना टाउन का प्रवेश द्वार है। प्रादेशिक रूप से एल प्यारियो चीनो नाम से जाने जाने वाला चाइना टाउन 18-19वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पहुँचे अप्रवासी चीनियों के वंशज है अभी यहाँ के निवासी। चीन वासियों के प्रत्येक वर्ष को यहाँ नीचे फर्श पर लिख कर रखा हुआ है। चाइना टाउन आज लिमा का एक टूरिस्ट आकर्षण और शॉपिंग स्ट्रीट है। 19वीं शताब्दी के दौरान ही सबसे अधिक चीनी लिमा पहुँचे थे। व्यापारी और खदानों के मजदूरों के रूप में लैटिन अमेरिका पहुँचे चीनियों ने सबसे पहले इतने बड़े पैमाने पर औपनिवेशीकरण की स्थापना लिमा में ही की थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ के दशकों में नगर के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े छोटे गुटों को एक साथ मिलाकर इस चाइना टाउन की स्थापना की गई थी। 1970 के दशक में चाइना टाउन लिमा पहुंचने वाले सैलानियों की एक आकर्षण का केंद्र बन गया। पर्यटन की संभावना को पहचान कर चीनियों ने इस टाउन को एक सुंदर टूरिस्ट केंद्र के रूप में तैयार करके रखा है। अभी इस टाउन में अनेकों चाइनीज रेस्तरां, किराने की दुकानें, चाइनीज हस्तशिल्प की दुकानें आदि सब कुछ है। चाइनीज स्वाद की विविधता का अनुभव प्राप्त होने वाली रेस्तराओं की ओर शाम होते ही अनेकों लोग पहुंचने लगते हैं। चाइनीज कैलेंडर पर आधारित सारे उत्सव यहाँ भी मनाए जाते हैं। सड़क लोगों से भर गई है। यह नहीं मालूम कि ये लोग पर्यटक हैं या खरीदारी करने और चाइनीज व्यंजनों का स्वाद चखने निकले स्थानीय निवासी हैं। यहाँ सोवेनियर, चाइनीज रिवाज के अनुसार की प्रतिमाएं, दवाइयाँ आदि सब कुछ मिलने वाली दुकानें हैं। शाम के समय चाइना टाउन की भीड़ ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। लिमा का सेंट्रल मार्केट भी यहाँ पास में ही स्थित है। वह बहुत ही विशाल मार्केट है। लेकिन सड़क पर एक व्यक्ति ने मुझे चेतावनी दी। उस बंदे ने कहा कि कैमरे के साथ मार्केट नहीं जाना, मार्केट पर्यटकों की जाने की जगह नहीं है। उनकी चेतावनी की गंभीरता को समझकर मैंने सेंट्रल मार्केट जाने का निर्णय त्याग दिया। चेतावनियों पर ध्यान नहीं देना ठीक नहीं है ना। यह इमारत यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है। स्पेनिश में इसे बिब्लियोटेका नेशनल डेल पेरू कहते हैं। 1821 में इस नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अभी इस पुस्तकालय में 70 लाख किताबें उपलब्ध हैं। मैं अब वापस चल रहा हूँ। सड़क के किनारे यहाँ कुछ लोग जमा हैं। एक वायलिन वादक के साथ एक गुड्डा पियानो वादक। देखने मात्र से पता चलता है कि पियानो वादक प्रतिभाशाली है। मैं थोड़ी देर खड़ा रहकर वह कार्यक्रम देखता रहा। पियानो वादक यूं ही हिल नहीं रहा है। संगीत के ताल के साथ पियानो की पर उंगलियों के दबाव से उसे बजाते हुए सिर हिलाकर उसका आनंद भी उठा रहा है। मुझे लगा कि वायलिन वादक युवक बहुत प्रतिभाशाली है। वह एक समय 2 अलग-अलग काम एक साथ बहुत खूबसूरती से कर रहा है। पहला काम यह है कि बहुत खूबसूरती से वायलिन बजा रहा है। उसके साथ ही अपने पैरों से पियानो वादक के चलन को नियंत्रित भी कर रहा है। पैरों में बंधे धागों से वह पियानो वादक गुड्डे को चला रहा है। यह सब ऐसे खड़े देखते रहने पर मैं आश्चर्य से यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वह वायलिन वादक युवक एक सड़क कलाकार होने के लायक हैं?
वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। वह संगीत के अच्छे जानकार हैं। इस गुड्डे का खेल तैयार करने वाला भी यही है। उसके आगे कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला में अधिक प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रच्छन्न वेशधारी कलाकार। एक अन्य जगह पर गुड़िया के साथ नृत्य करने वाला एक व्यक्ति। पहले उकायली स्ट्रीट के एक अन्य भाग पर मैंने उसे देखा था। वहां का कलेक्शन कम होने पर इसने जगह बदली होगी। उन सबको पीछे छोड़ते हुए उकायली स्ट्रीट से मैं आगे की ओर चलता रहा। मैं अभी प्लाजा सैन मार्टिन नामक चौक की तरफ जा रहा हूं। सड़क के करीब सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन पर्यटकों को लक्ष्य करके कुछ दुकानें खुली हुई हैं। सोवेनियर, गिफ्ट आदि बेचने की दुकानें। मैं चलकर फिर यूनियन स्ट्रीट पहुंच गया हूं। प्रादेशिक स्तर पर जिरोन डी ला यूनियन नाम से यह स्ट्रीट जाना जाता है। यहां देखो, लोगों की भीड़ के बीच में एक नृत्य। गुड़िया नहीं है, एक बुजुर्ग दंपति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा नृत्य। पुराने प्रणय गीत बजाकर उसके ताल पर वे लोग नृत्य कर रहे हैं। इसे सिनेमाई नृत्य कह सकते हैं। अपनी उम्र को भूलकर बुजुर्ग दंपति नृत्य कर रहे हैं। जीवंत नृत्य। वो देखने के लिए ही काफी लोग वहां एकत्रित हुए हैं। लैटिन अमेरिकन नगरों की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। जीवन यापन के लिए सड़क पर नृत्य करने वाले लोग, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चारों ओर एकत्रित हुए लोग। नृत्य की समाप्ति पर सब लोग ताली बजा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग डिब्बे के अंदर धन डाल रहे हैं। जिरोन डी ला यूनियन पर शाम गहराने के अनुसार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहां से सीधे जाने पर प्लाजा सैन मार्टिन चौक पहुंच सकते हैं। लिमा के प्रमुख प्लाजा मायोर चौक की तरह एक अन्य विशाल चौक है, प्लाजा सैन मार्टिन। उस ओर बढ़ते हुए रास्ते के किनारे पर बड़ी इमारतें दिख रही हैं। सदियों पुराने उन विशाल भवनों में कई आज बड़े मॉल आदि में रूपांतरित हो चुके हैं। किसी किसी जगह पर ऐतिहासिक पुरुषों की प्रतिमाएं खड़ी हैं। लोगों के बीच बैकपैकर पर्यटक भी हैं। यहाँ इनका वृद्ध का वेश धारण करके कोई बैठा है। उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने वाले बच्चे। इस तरह के सैकड़ों प्रच्छन्न वेश वाले लिमा की सड़कों पर दिखेंगे। यह लिमा का एक अन्य प्रमुख देवालय है, चर्च ऑफ मर्सी। उसके आगे ऐसे कुछ लोग बैठे हैं, भयानक रूप वाले प्रच्छन्न वेश धारण किए हुए लोग। इस तरह के अनेकों प्रच्छन्न वेशधारी लिमा की गलियों की स्थायी नजारे हैं। शाम अधिक गहराने के अनुसार सड़क पर लोगों की संख्या और अधिक होती जा रही है। इतनी अधिक संख्या में लोगों के लिमा नगर में होने पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। यूनियन स्ट्रीट की दोनों ओर की दुकानें खुली हैं। अंदर लाइट आदि जलाकर रेस्तराएं सक्रिय हो गए हैं। कुछ इमारतें पुनर्निर्मित न करके जीर्ण अवस्था में ही खड़ी हैं। कल और आज मैंने प्लाजा मायोर के चारों ओर इस तरह की इमारतों के पुनर्निर्मित रूपों को देखे हैं। अभी मैं यूनियन स्ट्रीट के दक्षिणी भाग पर पहुंच गया हूं। यहां से प्लाजा सैन मार्टिन चौक का आरंभ होता है। यह प्रसिद्ध प्लाजा सैन मार्टिन नामक विशाल चौक। उसके बीच में एक बड़ा उद्यान। चौक के चारों ओर सीमा बनी खड़ी औपनिवेशिक कालीन विशाल इमारतें। सारी इमारतें श्वेताभ लिए गर्व से सिर उठाई खड़ी हैं। बहुत ही विशाल चौक। उसके ठीक बीच में एक प्रतिमा।
1921 में पेरू के 100वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्लाजा सैन मार्टिन का उद्घाटन किया गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान यहाँ सैन जुआन डी डेयोस हॉस्पिटल नामक एक बड़ा अस्पताल हुआ करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1850 में अस्पताल को तोड़कर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। उसके बाद तब के शासक ने रेलवे स्टेशन को हटाकर इसे एक प्लाजा में तब्दील करने का निर्णय लिया। घास का लॉन, फूलों के पौधे आदि से खूबसूरत बनाया गया प्लाजा सैन मार्टिन। इस तरह के चौक पर लोग नित्य के संदर्शक होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों के आने की जगह होने के कारण यहाँ ईसाई धर्म प्रचारक, कलाकार, फेरी वाले आदि आते हैं। ईसा मसीह के वस्त्र धारण में एक व्यक्ति ईसाई धर्म प्रचार कर रहा है। चौक के बीचों बीच सैन मार्टिन का स्मारक स्थित है। जोस डी सैन मार्टिन पेरू के उद्धारक हैं। अर्जेंटीना के निवासी सैन मार्टिन के नेतृत्व में शस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही पेरू की स्पेनिश औपनिवेशिकता का पतन हुआ था। देश के 100वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैन मार्टिन का यथोचित स्मारक बनाने के निर्णय के आधार पर ही ये चौक और उसके बीचों बीच स्थित स्मारक की स्थापना हुई थी। प्लाजा के चारों ओर की सारी इमारतें औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित नहीं हैं। इन दिखने वाली इमारतों में अधिकतर 1914 और 1945 के बीच में बनाई गई हैं। इसी कारण से हो सकता है कि इनमें किसी में भी पेरू के औपनिवेशिक कालीन मुद्रा, लकड़ी के बने छज्जे नहीं हैं। थिएटर, आलीशान होटल, मॉल आदि सब कुछ इन इमारतों में स्थित है। मैनुअल पिकुरास कोथोली नामक वास्तुकार ने प्लाजा सैन मार्टिन की रूपरेखा तैयार की थी। प्लाजा और उसके चारों ओर की इमारतों को एक रूप देने में इनके वास्तुकारों ने खासा ध्यान दिए थे। नियो कॉलोनियल शैली, स्पेनिश कॉलोनियल रिवाइवल आर्किटेक्चर आदि नामों से जानी जाने वाली शैली में प्लाजा और उसके चारों ओर की इमारतों की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह एक बहुत ही विशाल चौक है, लेकिन प्लाजा मायोर जैसे सेना परेड, प्रदर्शन आदि के लिए इसका उपयोग नहीं किए जाते हैं। नगर निवासियों के विश्राम स्थल के रूप में प्लाजा सैन मार्टिन को रूपीकृत किया गया है। मैंने प्लाजा सैन मार्टिन से वापस प्लाजा मायोर जाने का निर्णय लिया। पैदल चलते चलते अब थकान महसूस कर रहा हूँ। मैं आज सुबह से अब तक करीब 20 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। यह ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन पर ऐसे देखते हुए दर्शकों को मेरे चलने की परेशानी की सही जानकारी मिलेगी। इस ओर आए रास्ते से ही मैं वापस प्लाजा मायोर जा रहा हूँ। किसी जंक्शन पर पहुंचने पर लोगों के सैलाब उमड़ने का अनुभव हो रहा है। स्ट्रीट भरकर आगे बढ़ते हुए लोग। समय अभी 6 बजा है। हर रोज शाम के समय लिमा के सारे प्रमुख चौकों पर ऐसे जन सैलाब एक सर्वसाधारण नज़ारा है। रास्ते के किनारे एक व्यक्ति वायलिन संगीत का सौरभ फैला रहा है। वो बंदा राहगीरों पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए केवल अपनी संगीत पर ध्यान लगाए बैठा है। मुझे लगा कि ऐसे कलाकार शाम के समय लोगों के सैलाब उबड़ने वाली इन सड़क के नज़ारों के पार्श्व संगीत तैयार कर रहे हैं। मैं वापस प्लाजा मायोर पहुंच गया हूँ। प्लाजा की सारी बत्तियां जल उठी हैं। अलसाए हुए भाव के साथ के घोड़े द्वारा खींचकर ले जाई जा रही एक सफ़ेद गाड़ी। चौक लोगों से भर गया है। विद्युत बत्तियों से और आकाश से फूट रहे प्रकाश से मिलकर बना एक विशेष रंगीन आभा चौक पर फैला हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैं किसी एक अलौकिक दुनिया में पहुंच गया हूं। इमारतों को बहुत ही अधिक सुंदरता के साथ प्रकाशालंकृत कर रखा है। इस प्रकार की लकड़ी के छज्जों वाली इमारतें प्लाजा के चारों ओर स्थित हैं। एक तरफ लिमा कैथेड्रल, उसके सामने 4 दशक पहले स्थापित फव्वारा। संध्या समय प्लाजा मायोर से होकर यूं चलते रहना एक अवर्णनीय अनुभव है। वातावरण की ठंड, चौक में जमा होने वाले लोग, उनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आदि के अनुभव यहाँ रहकर ही पाए जा सकते हैं। यह राष्ट्रपति के महल है। उसे भी सुंदरता के साथ प्रकाशालंकृत कर रखा है।
मुझे लगा कि लिमा नगर यहाँ पहली बार पहुँचने वालों को इन सारे नज़ारों के साथ एक काल्पनिक दुनिया में पहुँचा रहा है। सुबह से लेकर संध्या तक के लंबे समय तक पैदल चलते रहने के कारण थकावट महसूस हो रही है, तो भी इस चौक पर पहुंचने पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश होता हुआ अनुभव हो रहा है। हर जगह पुलिस तैनात होते हैं। चौक से होकर सेगवे में यात्रा करके वो लोग हर किसी को सहायता पहुंचा रहे हैं। विभिन्न दिशाओं से सड़कें आकर चौक से मिल रही हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों न आज की शूटिंग समाप्त की जाए। यहाँ सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे हैं। डबल डेकर बस टूर के लिए लोगों को कैनवास करने के लिए बैठे लोग। रात के समय नगर के अंदर से होकर एक यात्रा। उसके लिए एजेंट ने मुझसे $25 मांगा है। मैंने उसकी स्वीकृति भी दे दी है। टिकट चार्ज करीब ₹500 होंगे। 23 नंबर की जर्सी पहना हुआ यह लड़का बस की ओर यात्रियों को ले जा रहा है। उसे करीब 10 सवारी मिली है। सड़क के किनारे पर एक डबल डेकर बस खड़ी है। इसमें है हमारी यात्रा। अंदर घुसा तो सीटों पर लोग बैठे हुए दिखे। मैंने इस यात्रा के दौरान नगर के बिफ्लोरस, बरांगो, चुर्रोस आदि जगह देखी। मैं इसमें यह सोचकर चढ़ा हूं कि नगर की रात्रि के नज़ारों को कैमरे में कैद कर पाऊंगा। मैं आज सुबह लिमा के जिस हिस्टोरिकल सेंटर का दौरा किया था, उसे छोड़कर बाकी जगह कैसी है वो देख पाऊंगा। प्रकाशालंकृत देवालय। इस नगर के जिस किसी भी सड़क से होकर जाओ, एक देवालय तो दिखेगा ही। अकेले रोमन कैथोलिक सभा के 34 बड़े गिरजाघर लिमा में स्थित है। इनके अलावा एंग्लिकन देवालय और प्रोटेस्टेंट प्रार्थनालय भी हैं। मैं डबल डेकर बस के सबसे आगे की सीट पर बैठा हूँ। यहाँ बैठे हुए सामने के नज़ारे शानदार दिखते हैं। लिमा के मोहल्ले का ढांचा, सड़कों की बनावट, सड़कों पर की रात की जिंदगी आदि यहाँ ऐसे बैठे देख सकते हैं। मैं आश्चर्य के साथ यह सोच रहा हूँ कि लिमा जैसे नगर में यदि यह संभव है तो हमारे देश में इन्हें कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर निकोलास डी पेरोला एवेन्यू को पार कर रहे हैं। बस वहां से कुछ अंदरूनी सड़कों से होकर आगे चली। लिमा नगर का कुल क्षेत्रफल 2600 वर्ग किलोमीटर है। 1 करोड़ के करीब की जनसंख्या वाला नगर। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान ही यह लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े नगरों में से एक था। ठीक सामने प्रकाश में नहाए हुए एक अन्य देवालय दिख रहे हैं। हर गली में एक गिरजाघर वाला हिसाब। उन सारी जगहों पर कुछ न कुछ उत्सव नियमित रूप से मनाए भी जाते हैं। गिरजाघर के सामने से बस एक अन्य एवेन्यू की ओर मुड़ी। एवेन्यू उरुग्वे नामक पद। लिमा के रात्रि नज़ारों को देखते हुए, इस प्रदेश के बीते हुए कल के बारे में सोचते हुए मैं बैठा रहा। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान लिमा एक संपन्न नगर हुआ करता था। आज़ादी के बाद भी यह नगर उसी अवस्था में आगे बढ़ता रहा, लेकिन बीच में हुई राजनीतिक असुविधाओं ने मात्र लिमा को ही नहीं बल्कि पेरू के ही आर्थिक क्षेत्र को हिला दिया। सैन्य शासन और लोकतांत्रिक शासन बदल बदल कर आते रहने वाला देश है पेरू। स्वतंत्रता के बाद कई अवसरों पर नागरिक सरकारों को सेना ने उखाड़ फेंका। 1968 से 1980 तक अंतिम सैन्य शासन रहा था। उस दौरान हुए मानवाधिकारों के विनाश और मनुष्य को दी गई यातनाओं से संबंधित चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। और भी डबल डेकर बस जा रही हैं। इन दिखने वाली बसों में अधिक लोग नहीं हैं। बस मिराफ्लोरस एरिया पहुंच रही है। मिराफ्लोरस लिमा के संपन्न लोगों का क्षेत्र है। आधुनिक काल के एक नियोजित शहरी क्षेत्र। वहां एक जगह बस रुकी। पैसिफिक समुद्र से सटे हुए क्लिफ के किनारे पर बस रोकी गई है।
यह प्रदेश कोस्टा वेर्डे नाम से जाना जाता है। समुद्र तट से होकर जाता हुआ एक पथ दिख रहा है, वह बीच सर्क्यूट नामक पथ है। थोड़ी देर बाद बस फिर चली। समुद्र तट से होकर बस अभी सालाजार पार्क नामक जगह पहुंची है। पार्क के किनारे से होकर बस की यात्रा जारी रही।